नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो फार्मेसी का सिलेबस है पढ़ाने के साथ साथ कुछ जनरल अवेयरनेस की वीडियो भी बनाता हूं, ताकि आप जो है बिल्कुल जागरूक रहिए, आप आसपास के लोगों को भी जागरूक रखिए। फार्मासिस्ट के तौर पर ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। हमने फार्मेसी क्यों किया है? ताकि हम अपनी भी रक्षा कर सके, अपनी भी पढ़ाई लिखाई कर सके, अपना भी भरण पोषण कर सके, उसके साथ साथ हम सोसाइटी को अवेयर कर सकें। तो इसी सिलसिले में आज जो प्रेजेंट ट्रेंड करंट बर्निंग टॉपिक आप देख रहे हो, जो हाल फिलहाल अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके जस्ट 2-3 दिन पहले से ये बहुत ज़्यादा मीडिया में आने लगी न्यूज़, जबकि ये केस जो है जनवरी में ही रिपोर्ट कर दिया गया था। क्या नाम है इसका? बर्ड फ्लू आउटब्रेक। आउटब्रेक किसी डिसीज को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका आगमन आ चुका है, बहुत सारे केसेस आपको मिलने लगे हैं, रिपोर्ट होने लगे केसेस, इसीलिए उसको आउटब्रेक का नाम दिया जाए। जैसे कोरोना वायरस आउटब्रेक, तो कोरोना वायरस का मतलब कौन से डिसीज का नाम है? कोविड-19, ठीक है। उसमें वायरस कौन सा है? SARS-CoV-2, ठीक है। डिसीज का नाम है कोविड-19 क्योंकि 2019 में थी, और वायरस कौन सा? SARS-CoV-2, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी रिसेंटली इंडिया में देखा गया है कि कई जगह चिड़िया मर रही हैं, कौवे मर रहे हैं वहां पे, कई जगह क्रोस, कई जगह पे डक मर रही हैं, जैसे केरला में डक मर रही हैं, हिमाचल प्रदेश में कई सारे कौवे मर रहे हैं, अभी दिल्ली में, कहीं यूपी में, तो बहुत सारे बल्क में मर रहे हैं। तो जब डायग्नोस्टिक टेस्ट किया गया, जब चेक किया गया, उसको कहां पर चेक किया गया? एक भोपाल बेस्ड लेबोरेटरी है जो स्पेसिफिकली काम करती है। क्या नाम है उसका? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेज, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं NIHSAD। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में जरूर समझ लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेज, ये कहां पे बेस्ड है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और इसकी चेक कैसे करते हैं? RT-PCR से। जैसे कोविड-19 RT-PCR से कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोग करते हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हम लोग करते हैं, ठीक है, ताकि एंटीबॉडीज वगैरह हम लोग पता लगा सकें। तो RT-PCR टेक्निक वहां पे भी यूज कर रहे थे, यहां पे भी RT-PCR हम लोग टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कौन सी लेबोरेटरी? NIHSAD। तो ये सब तो चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे, जरा इसको समझते हैं। तो बैकग्राउंड क्या था? तो बर्ड फ्लू जो है, बर्ड फ्लू, इसका और एक नाम क्या है? यहां पे मैं अदर आपको अगर नाम मैं बताऊं तो अदर नेम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा, ये मैं इसलिए लिख के लाया हूं ताकि आप जो है बिल्कुल इसको नोट्स के तौर पे रख सको, एक स्क्रीनशॉट एटलीस्ट लेके, अगर आप ना लिखो तो। एवियन का मतलब होता है बर्ड, इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है फ्लू, तो इसीलिए इसको बोला गया बर्ड फ्लू, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब इस डेफिनेशन को मैंने लिख दिया है ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप इसको लिख सको, ठीक है। इट्स अ हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज, इस मार्क दिस वर्ड यहां पे। कंटेजियस का मतलब बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, स्प्रेडेबिलिटी इज वेरी हाई। वायरल डिसीज, इट्स अ वायरल डिसीज नॉट बैक्टीरियल डिसीज। सिंगल डे क्वेश्चन दे रहे हैं, चाहे फार्मासिस्ट का दे चाहे कोई सा भी दे, अगर पूछा जा रहा है, फार्मेसी के अलावा भी कोई एग्जाम आप दे रहे हो वहां पूछा जा रहा है, तो पूछ देगा कि बर्ड फ्लू इज अ वायरल डिसीज और बैक्टीरियल डिसीज। इट्स अ वायरल डिसीज। किससे कॉज होता है? कॉज्ड बाय टाइप ए। क्या? अभी यहां पे नाम लिखा है इन्फ्लुएंजा, तो कौन से वायरस होते हैं? टाइप ओ इन्फ्लुएंजा वायरस। अरे भाई, जुकाम वाला जो खांसी जुकाम कर देता है, जो जुकाम कर देता है, इन्फ्लुएंजा ही तो होता है हमें, कॉमन कोल्ड फ्लू हो जाता है हमें, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स भी कुछ उसी तरीके से होते हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, रनिंग नोज होने लगेगा, ठीक है, ये सारी चीज आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो कौन से इन्फ्लुएंजा से हो रहा है? टाइप ए से हो रहा है। टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू। बहुत सारे स्टेट, अभी MP, UP, दिल्ली, आपका जो क्या बोलते हैं, राजस्थान, ये सब अफेक्टेड है, केरला, ये सब अफेक्टेड स्टेट है। हिमाचल प्रदेश में ये सारी चीजें अफेक्टेड हुई हैं, ठीक है। और ये क्या है? एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक का मतलब जानवरों में होती है, एनिमल्स में होती है, नॉट ह्यूमन बींग्स। अब आप सवाल पूछेंगे, सर क्या ये आदमियों में भी हो सकती है? देखिए, एक होता है जानवरों से आदमियों में ट्रांसफर होना, फिर आदमियों से आदमियों में, उसको बोलते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर। अंडरस्टैंड? तो जानवरों से आदमियों में होने के चांसेस हैं, हालांकि बहुत ही कम केस रिपोर्ट, बहुत ही कम केस, मतलब इक्का दुक्का केस या बहुत ही रेयर केसेस जो है बहुत रिपोर्ट किए गए हैं। कि अभी इंडिया में तो बहुत कम रिपोर्ट किया गया, या एकाध कभी केस आ गए होंगे, बिल्कुल ना के बराबर है एकदम। लेकिन
संभावना से नकारा नहीं जा सकता। तो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर, एक हो सकता है एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर, एक हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर। तो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर बहुत ही कम है, लेकिन कुछ रेयर केसेस जो है बिल्कुल देखा गया है, इस चीज से नकारा नहीं जा सकता। कुछ होता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ये बिल्कुल अभी इंडिया में निग्लिजिबल है, अभी जीरो है, लेकिन अदर कंट्रीज में कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर पॉसिबल है, तो केसेस बहुत कम है, तो आप कह सकते हो नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन नकारा नहीं जा सकता पॉसिबिलिटी से, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा अभी रिसर्च नहीं हो पाई है। ठीक है, जैसे आपका कोविड-19 के कई सारे स्ट्रेन हैं, वैक्सीन बनाने में क्यों लेट हुआ, क्योंकि वो म्यूटेट, अभी सुन रहे होगे कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लंदन में, ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन आ गया है, तो इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स भी रद्द कर दी है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन अभी कुछ अलग स्ट्रेन पे बनी थी। स्ट्रेन का मतलब उसकी कई सारी प्रजातियां हैं, वो स्ट्रक्चर चेंज करता रहता अपने आप को। ठीक है, जब डिसीज है, बीमारी कॉज कर रहा है, तो वो अपनी शक्ल बदलता रहता, बहुरूपीय टाइप का है वो। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके कई सारे स्ट्रेन्स हैं, कई सारी प्रजातियां हैं। ठीक है, तो आपने पहले नाम सुना होगा H5N1, H5N1 याद रखिए, बर्ड फ्लू की बहुत कॉमन स्ट्रेन्स है ये। H5N8, देखिए H5N1 राजस्थान में जो है पहले रिपोर्ट किया गया था, 2008-10 के केस जब हुआ था तो उस समय पर रिपोर्ट किया गया था। अभी हाल फिलहाल जो केस रिपोर्ट किया गया ज्यादातर H5N8 का, कहां? हिमाचल प्रदेश में। तो अभी जो हमारे इंडिया में करंटली इन्फेक्शन चल रहा है किस स्ट्रेन का? H5N1, H5N8, और ये बड़े खतरनाक होते हैं। इनकी मोर्टेलिटी रेट 60% होती है, मतलब अगर 10 आदमियों को हो जाए, स्प्रेड हो जाए कंफर्म केस में, तो 6 लोग के मरने के चांसेस पूरा होते हैं। ठीक है, हालांकि अभी स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके। उसके अलावा कुछ ये स्ट्रेन है H5N1, जैसे ये वाला था H7N9, ये अलग स्ट्रेन है, H9N2, ये ऐसे स्ट्रेन हैं जो कि एनिमल टू ह्यूमन में बड़े जल्दी, मतलब रिस्पॉन्सिबल, बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसमें तो कम चांसेज हैं, लेकिन यहां पे देखा गया कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर H5N1, H7N9, H9N2, ये स्ट्रेन याद रखनी है, खास करके ये फिलहाल अभी याद रखिए आप, H5N1, H5N8। ठीक है, इसका इंडिया में अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रेन और इसके अदर स्ट्रेन है, ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर है। अब जरा समझते हैं कि क्या ये अभी नया है? जी नहीं, बिल्कुल ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल नई भी बीमारी नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही है। जैसे हर बार की तरह हर बीमारी का जन्मदाता चाइना, जिसको है, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं किसी के ऊपर, लेकिन हर जगह जो पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है कि वाई चाइना, तो यहां भी चाइना पीछे नहीं है, हर चीज में चाइना आ गया। यहां पर भी देखिए, एक चाइना का गीज शहर है, गीज शहर 1996 में फर्स्ट आउटब्रेक रिपोर्ट की गई थी। पहला केस जो रिपोर्ट किया गया वो चाइना से रिपोर्ट किया गया, किस शहर में? गीज शहर में। जैसे कोविड-19 का वुहान शहर में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन चाइना इस बात को मानने को राजी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट आउटब्रेक वाज इन 1996, लेकिन अगर कहा जाए कि 1997 से बिल्कुल लगातार होने लगा। और इंडिया में जो देखा गया केस वो 2008 के आसपास से स्टार्ट देखा गया, हम लोग 2008 के आसपास से। ठीक है, तो काफी केसेज हो चुके हैं, इंडिया में भी हो चुके हैं। अब रही बात कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग की सीखने की, तो हम लोग और जरा समझते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसका रिजर्वायर कौन है, होस्ट कौन है, किसके अंदर ये पनपता है, फलता फूलता है, किसके अंदर? रिजर्वायर कौन है? बर्ड्स, चिड़िया, कौवा हो सकता है उसमें, डक हो सकता है। ठीक है, उसमें कई सारी चीजें, जो जितने भी बर्ड्स हैं वो सारी चीजें। मोड स्प्रेड, अच्छा ये समझते कि मोड स्प्रेड फैल कैसे सकता है, तरीका क्या है, तो इससे हमें सावधान होने की जरूरत है अभी। ठीक है, तो फैलने का अगर तरीका पता रहेगा तो सो दैट वी कैन बी अलर्ट। तो अलर्ट कैसे होना है? देखो, एयर्स में इन्फेक्शन होता है इसका, ड्रॉपलेट किसी ने, जैसे मान लीजिए कोई जैसे चिड़िया है, ठीक है, अब चिड़िया पता नहीं, आपने तो देखा नहीं कि चीखते खांसते हुए उसे, लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे मान लीजिए कि एयर के थ्रू वो ड्रॉपलेट फॉर्म में आई, वो एयर के थ्रू फैलने की कोशिश करती है, एयर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी देख रहे हो कि जब जो डेड बॉडी है, लोग मास्क लगा के और पीपीई किट पहन के बिल्कुल उठा रहे हैं उसको, तो डायरेक्ट टच नहीं करना है। तो कौन से लोग सबसे रिस्क पे हैं? जो लोग चिकन विकन बहुत ज्यादा खाते हैं ना, मीट वगैरह भी, थोड़ा सा वो लोग ज्यादा रिस्क पे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करिए अभी इस समय। ठीक है, हालांकि अभी WHO ने गाइडलाइन जारी की है कि अगर 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे अगर आप पका के खाते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो वायरुलेंसी है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है एकदम, बिल्कुल, मतलब स्प्रेड होने के चांसेस नहीं है, मर जाता है वायरस 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर ज़्यादा। और अपने इंडियन फूड में देखते हो
100 डिग्री पे तो पानी बॉयल होगा, तो हम लोग सब्जी को उबाल के बिल्कुल बढ़िया से पका खाते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रिकॉशन लेना चाहिए, आप बेवकूफ़ी भरी हरकतें नहीं कर सकते, यू शुड टेक द प्रिकॉशन, ठीक है। उसके अलावा सरफेस कोई, जैसे मान लीजिए किसी चिड़िया ने खाया है, वहाँ पानी पिया हुआ है, वो सरफेस टच हो गया अगर किसी से, तो सरफेस से भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। और जो अभी करंट आउटब्रेक हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है। 2004 के आसपास अगर देखा जाए, इंडिया में चिड़ियों की भरमार बिल्कुल बढ़ गई, एकदम बड़ी नई नई सी वैरायटी की चिड़िया आने लगी, आपको देखने को मिली होंगी। वो कौन सी होती है? प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी एक्वाटिक एनिमल्स। कहाँ से आ रहा है? साइबेरिया, रूस की तरफ से आ रहा है। ठंडे प्रदेशों से जब ठंडी वहाँ पड़ने लगती है ना, तो इंडिया में थोड़ी गर्मी होती है, तो इंडिया में आने लगते हैं वो माइग्रेट करके। तो ये माइग्रेशन करीब 2004 से पहले भी आता था, लेकिन 2004 में रिपोर्ट होने लगा कि 2004 में अचानक चिड़ियों की प्रजाति इंडिया में बढ़ने लगी। सो वी हैव रिपोर्टेड दैट इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द साइबेरियन रीजन, मंगोलिया से, चाइना की तरफ से आ रहा है, ठीक है, वहाँ से। तो ये अगर मान लो वहाँ से इन्फेक्शन है, इन्होंने कैरी किया, ला के इंडिया में भी फैला दिया। इंडिया में जिस जिस स्टेट गए वहाँ फैला दिया इन्होंने माइग्रेटरी। और खास करके जो किसान जो पोल्ट्री फार्मिंग में है, उनका लॉस काफ़ी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक पोल्ट्री फार्म में किसी एक को फैला तो पूरी की पूरी उसमें, और कोई उपाय नहीं, उनको कलिंग करनी पड़ेगी, मारना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं फिलहाल के लिए अभी, ठीक है। तो एयर ड्रॉपलेट से हो रहा है, सरफेस को टच ज़्यादा मत करिए, माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा ये अपने आप में चैलेंज है कि आपने यहाँ ख़त्म किया, पता लगा एक और बैच आ गया उधर से साइबेरिया की तरफ से, तब क्या करोगे? अभी ठंडी का टाइम जैसे आ रहा है, तो उधर से माइग्रेट कर रही है सब पक्षी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है बहुत अपने आप में चैलेंज है। तो रेमेडी क्या है, तरीका क्या है? आपने सुना होगा कि जब बर्ड फ्लू फैल रहा था तो हम लोग टाइमी फ्लू यूज हम लोग कर रहे थे। स्वाइन फ्लू जब यूज हो रहा था तो हम लोग टाइमी फ्लू यूज कर रहे थे, कुछ इस तरीके का, ठीक है। हालांकि मैं आई एम नेवर प्रोमोटिंग द सेल्फ मेडिकेशन, प्लीज कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूं, ये दवा मत लीजिएगा, ये केवल स्टडी पर्पज से, आप बिना डॉक्टर की देखरेख में कुछ नहीं करेंगे ऐसा। आई एम नॉट प्रोमोटिंग द सेल्फ मेडिकेशन। सो ओसेल्टामिविर, जहां पे ये विर लग जाए ना, ये समझ जाओ कि एंटी वायरल, वायरल में भी वी आई और होता है, तो यहाँ ओसेल्टामिविर का मतलब एंटी वायरल है। ज़ैनामिविर एंटी वायरल ड्रग है, इसी को शॉर्ट नेम में बोलते हैं टाइमी फ्लू, ठीक है। आप बताइएगा टाइमी फ्लू कहाँ यूज होती है? स्वाइन फ्लू में क्या यूज होती है, ठीक है। तो ओसेल्टामिविर टाइमी फ्लू यूज होती है जनरली, ज़ैनामिविर रिलेंजा नाम से आती है, ये यूज होती है। डायग्नोसिस मैंने पहले बता दिया था, आरटी-पीसीआर से कंफर्म करते हैं। जो बर्ड्स मर गई हैं उनको सेफली डंप भी करना होता है, प्लास्टिक के अंदर बंद करके फिर फेंकना होता है, अदरवाइज इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो बंदा उठाएगा उसको मास्क लगाना है, ठीक है। तो अभी देखो स्प्रेड होने के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मास्क लगा रहे हैं जब कोविड-19 की सिचुएशन है, तो थोड़ा सा ये वाला जो चांस है वो थोड़ा कम है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर। बट एनी हाउ वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन। अगर आपके आसपास ऐसी कोई चिड़िया डेथ मर रही है तो आसपास जो विभाग वाले हैं, वन विभाग वाले, उनको रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट वो देख लें। बाकी या फिर आसपास कुछ भी है रिपोर्ट करने के लिए आपका पुलिस स्टेशन वहाँ बता सकते हैं कि सर ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो डायग्नोसिस क्या है, कहाँ लैब में इसका सैंपल टेस्ट होता है इंडिया में, रेमेडी क्या है, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, रिजर्वायर कौन काम करता है, स्ट्रेन क्या होता है, वो सारी चीज़ें। अब सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है? देखिए कोविड-19 भी एक वायरल डिसीज था, ये भी एक वायरल डिसीज है। उसके साथ चैलेंजेस क्या था कि अभी हम लोग वैक्सीन बना के आए, अभी इंडिया में लगना भी स्टार्ट नहीं हुआ, तब तक उधर एक लंदन में नया स्ट्रेन आ गया, इंडिया ने फ्लाइट बंद कर दिया। वही हाथ इसके साथ भी हो रहा है, हस्र हो रहा है, बिल्कुल म्यूटेशन, स्ट्रेन अपने आप को चेंज कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। किसी भी दवा को बनाने के लिए उसका टारगेट आइडेंटिफाई करते हो, तो टारगेट आप फिक्स किया आपने, पता लगा फिर वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेट कर ले रहा है अपने आप को वायरस, अपना बहुरूपिया है, रूप बदलता रह रहा है, एक रूप से आपने दवा बनाया तब तो दूसरे रूप में हो गया। इसलिए इसकी वैक्सीन तो है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा क्या है कि ये स्ट्रक्चर बंद अपना चेंज कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है। माइग्रेटरी बर्ड्स, इसको आप रोक सकते हो क्या? आपने गाना सुना होगा ना, पंछी पवन क्या वैसे कुछ गाना है ना उसमें सिर्फ तुम में पवन के झोंके, इन्हें कोई सरहद ना कोई रोके, ऐसा कुछ गाना है। तो कौन इनको माइग्रेटरी बर्ड्स को कौन रोक सकता है, ठीक है, तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है, ठीक है, जूनोटिक डिसीज है। तो ये पूरी ओरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की, तो आपको आई होप कि आपका पूरा डाउट क्लियर हुआ होगा
वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत हो तो कुछ पूछना चाहते हैं। बाकी वीडियोस आपकी रेगुलर आती रहेगी, पेशेंस से पढ़ते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। देखिए शेयर करेंगे तो लोगों को चीज़ें और पता लगेगी, हम अपने सोसाइटी को जागरूक कर सकेंगे, इंडिया में केसेस कम कर सकते हैं। तो अवेयरनेस की वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और एज ए फार्मासिस्ट सोसाइटी को जागरूक करिए। तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी चीज़ें एक साथ मैंने की, काफ़ी इस पर रिसर्च की मैंने, तब जाके ये वीडियो में कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन ले आओ। शॉर्ट नोट बना लीजिए, सारी चीज़ें A to Z आपको मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ आप अपना बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।